एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरत जहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66। तो बहुत ही छोटी सी पोएम है। लेट्स स्टडी आवर पोएम। तो इस पोएम की राइटर है कमला दास। जल्दी से इनका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दो। और इस पोएम में उन्होंने बताया है एक जर्नी जो अपनी मम्मी के साथ किए जा रही थी कार में बैठ के। उस समय उन्हें क्या एहसास हुआ, क्या फील हुआ, दैट वी विल स्टडी इन दिस पोएम। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आई एम टीचिंग यू दिस पोएम, जिससे हमेशा के लिए आपको याद हो जाए कि ठीक है भाई ये पोएम है, और वर्ड मीनिंग में मैं अभी करा दूंगी। तो रीड करते हैं हम अपनी पोएम को। पहले मैं बता देती हूँ हो क्या रहा है इस पोएम में। ये हमारी पोएट मान लो आप, और ये है इनकी मदर। ठीक है, माय मदर एट 66। लगभग इनकी मदर की एज है 66, और ये अपनी मदर के साथ गाड़ी में बैठ के जा रही हैं कोचिन के एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से ये अपने घर चली जाएंगी, जैसे लड़कियां शादी के बाद मायके आती हैं ऐसे ही ये भी आई हुई थी। अब ये जब रास्ते में गाड़ी में जाते हुए अपनी मदर को देखती है, वो काफी बूढ़ी सी है, 66 ईयर की है, बैठे बैठे सो रही थी। तो इनको एक डर आता है मन के अंदर कि क्या ये इतनी बूढ़ी हो चुकी है, क्या अगली बार शायद मैं आऊं तो तब तक मेरी माँ रहे ही ना। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरी माँ की ओल्ड एज आ रही है, वो कहीं मर ना जाए, और ये डर में इन्होंने इस पोएम को लिखा है। चलो पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पहली लाइन समझ में आ गई। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। ड्राइव करती हुई जा रही थी, पेरेंट्स के होम से कहा कोची। कोची डायरेक्ट नहीं जाती, एयरपोर्ट जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मुझे दिखाई दी मेरी मदर। बिसाइड मी मतलब बराबर में। इतने तो वर्ड मीनिंग पता ही होंगे आपको, बचपन में हमें कराया जाता था ये। बिसाइड मी मतलब मेरे बराबर में। डॉज, डॉज मतलब होता है बैठे बैठे सोना। ठीक है, बैठे बैठे आंटी सो रही थी। क्यों? क्योंकि बूढ़े हो गए ना, बैठे बैठे थकान हो गई, सो गई। ओपन माउथेड, मुंह उनका खुला हुआ था। सांस कैसे ले रही थी वो? मुंह खोल के। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रही और मुंह खुला हुआ था, सो रही थी बैठे बैठे, और उनका फेस, हर फेस कैसा था? एशन। एश मतलब क्या होता है? राख। जो राख होती है ना धुएं से, और आग मतलब आग जलाने के बाद जो राख निकल जाती है, वो राख। ग्रेइश सा कलर था, ग्रे कलर का फेस हो रखा था उनकी माँ का। क्या सच्चे में ग्रे होता? नहीं, राख से उनका मतलब है कि जो उनकी मदर की चेहरे पे एक जवानी का नूर होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल बुढ़ापा आ चुका था उनके फेस में। कलर होता है जैसे गोरा गोरा लग रहा है या रेडिश सा फेस लगता है, वो नहीं लग रहा था। ग्रे कलर का उनका फेस पड़ चुका था। लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। तो यहाँ पे उनकी मदर, उनको इतनी डर लगती है कि उन्होंने अपनी मदर को कंपेयर करा एक डेड बॉडी से, कि इतनी ज्यादा मेरी माँ की फेस, उनकी एनर्जी लो लग रही है जैसे कि कोई डेड बॉडी हो। और यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, सिमिली। जब भी लाइक आए और एज आए आपको दिख जाए, आंख बंद करके कह देना यहाँ सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। चलो आगे पढ़ते हैं। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। यहाँ तक रीड करो इसे। तो उन्होंने देखा बराबर में बैठी है, मुंह खुला हुआ है, ऐश जैसी शक्ल है, बिल्कुल कॉप्स जैसी। एंड तभी उन्हें रियलाइज होता है विद पेन, बहुत ही दुख के साथ, बहुत ही दर्द के साथ, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। वो पहले मानती नहीं थी कि मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, बट आज जब इतनी पास से देखा तो उन्होंने कहा अब ये बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। बट सून, बट जल्दी उन्होंने फिर क्या करा? पुट दैट थॉट अवे। उस दिमाग से, अपने दिमाग से उस बात को बाहर निकाला। हमें भी अगर कोई सैड बात दिमाग में आती है, पेनफुल बात आती है, तो हम क्या कहते हैं? यार ध्यान भटकाओ, हमें इस पे नहीं देखना। तो ये भी अपने ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। एंड लुक्ड एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो उन्होंने गाड़ी के शीशे से बाहर देखा ध्यान भटकाने के लिए। तो रीड करते क्या क्या उन्होंने देखा। जैसे ही गाड़ी से उन्होंने बाहर अपनी नजर फेराई तो बाहर क्या क्या था? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब होता है बहुत तेज भागना, जैसे स्प्रिंट रेसेस होती हैं। अब अगर आप गाड़ी से बाहर देखोगे, कोई भी स्टिल ऑब्जेक्ट साथ में भागता हुआ ही हमारे दिखाई देता है। ट्रीज उन्हें भागते हुए दिखाई दे रहे थे, बट यहाँ पे उन्होंने एक सिंबल यूज करा है, यंग। यंग क्यों इन्होंने यहाँ लिखा है? कि अपनी मदर से कंट्रास्ट दिखा रहे हैं, अपोजिट दिखा रही है। गाड़ी में बैठी हुई माँ कैसी है? बूढ़ी, अप्रोचिंग डेड, और ये यंग क्या दिखा रही है? ये ट्रीज क्या है? ये यंग है। जवान पेड़ थे, नॉर्मल पेड़ भी तो लिख सकती थी, जान के उन्होंने लिखा। स्प्रिंटिंग मतलब बहुत तेज भागना। उधर उनकी माँ सोई पड़ी है गाड़ी के अंदर, तो ये भी कंट्रास्ट दिखा रही है एनर्जी का, और साथ में जो डल सी उनकी मदर है, लाइफ का और डेथ का कंट्रास्ट दिखा रही है वो। और क्या थे? द मैरी, मैरी मतलब हैप्पी। कार का एटमॉस्फेयर कैसा है? सैड है, कंट्रास्ट दिखाया। चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। क्या देखता है उन्हें गाड़ी से बाहर देखे कि बच्चे पार्क में खेलने आ रहे होते हैं अपने घरों से स्पिल करते हुए। स्पिल क्या होता है? ऐसे छलक जाता है ना जैसे पानी, ऐसे बच्चे से कूद के आ रहे थे अपने घरों में से। दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, बट कार का एटमॉस्फेयर तो सैड था, डरा हुआ था। एंड बच्चे क्या है? स्टार्टिंग ऑफ लाइफ है। बच्चे क्या है? लाइफ की शुरुआत है। मदर क्या है? इनकी ओल्ड एज, डेथ की तरफ जा रही हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। इतना पढ़ लिया, हमें पता चल गया इन्होंने ध्यान भटकाया। अब ये पहुंच जाती है सिक्योरिटी चेक पे, और अब ये फिर से अपनी मदर को देखती हैं। थोड़ी दूर पे वो खड़ी हुई थी, जैसे आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर। अब इन्होंने अपनी माँ को दोबारा देखा, बाय करते हुए। दोबारा तो दिखेंगी ना।
अब वो कैसी लग रही थी? वान। वान मतलब क्या है? एनसीईआरटी में ही बता रखा है, वान मतलब कलरलेस। दोबारा उनको उनकी शक्ल लगती है कि बिल्कुल कलरलेस ही है। पेल मतलब हो गया कि रंग उड़ गया है बिल्कुल, ठीक है, पीला सा पड़ गया है। एज अ लेट विंटर मून, अब से इस बार इन्होंने अपनी मदर को किससे कंपेयर करा? जैसे पहले डेड बॉडी से करा था, अब करा सर्दियों के चांद से। आपने देखा ना, सर्दियों के चांद के आगे बादल आ जाते हैं, कोहरा आ जाता है, तो उसकी क्या होती है? चमक खत्म हो जाती है। आप इसमें लस्टर वर्ड यूज करना, लस्टर खत्म हो जाता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही सर्दियों के चांद जैसी इनकी मदर लग रही थी। और दूसरा, विंटर को भी डेथ से एसोसिएट करा जाता है, क्योंकि विंटर सीजन में सारे पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। विंटर को कहा जाता है डेथ का सिंबल है ये, कि आखिरी सीजन है ये। ऐसे ही इन्होंने डेथ दिखाने के लिए अपनी मदर की अप्रोचिंग विंटर को यहाँ यूज करा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, क्या लगा इन्हें? दोबारा अपनी माँ का कलरलेस फेस देख के एक पुराना दर्द याद आया। पुराना दर्द कौन सा? माई चाइल्डहुड फियर, हमारी पोएट का चाइल्डहुड फियर। और ये पोएट का नहीं, हर बच्चे का चाइल्डहुड फियर होता है। बचपन में डर लगता है ना मम्मी से दूर ना हो जाए, स्कूल नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, मम्मी के साथ चिपके रहना, हर समय डर लगता है कि माँ से दूर ना हो जाए। वही डर इनको वापस आ जाता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, बट इन्होंने अपनी माँ को नहीं बताया कि मुझे डर लग रहा है। क्या कहती हैं ये? ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, दैट हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। क्या करा उन्होंने? हंसती रही हंसती रही हंसती रही। और इस यहाँ पे हमारा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है रेपिटेशन। कौन सा? स्माइल 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 में ये 2-4 ही पोएटिक डिवाइस आते हैं और कुछ आता नहीं है इस पोएम से। स्माइल 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 मतलब वो उनको देख के स्माइल करके अपना पेन छुपा रही थी कि उन्हें ना पता चल रहा है कि मैं डरी हुई हूँ। विद दिस ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। 2 ही वर्ड मीनिंग है इसके, बाकी इसके जो वर्ड मीनिंग है इसके पोएटिक डिवाइसेस और इसकी शॉर्ट सी समरी मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे से जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा रखा है यूट्यूब कम्युनिटी करके, नोट्स लिंक, सिंपल वहां जाके 2 स्क्रीनशॉट लो और उनको रीड कर लेना। हो गई हमारी पूरी पोएम कंप्लीट। एंड अगर बात रही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में से आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट पोएम को। मेरे चैनल पे जाके आप सारी की सारी पोएम्स और क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स और विस्तार के चैप्टर, रीडिंग, राइटिंग सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो। सो गो एंड स्टार्ट स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। तो आई होप आपने इससे पहले वाली पोएम माय मदर एट 66 पढ़ ली होगी। नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट गिवन है, चैनल से जाके आप उसको पढ़ सकते हो। तो आज की पोएम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट, यानी कि चुप रहना। डन, समझ गए। अब ये पोएम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या हमें बताने वाले हैं। और बहुत मुश्किल पोएम नहीं है, सिंपल सी पोएम है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जो राइटर है उनका नाम लिख दो। आई नो ये बहुत इजी लगता है, बट ना हम लोग भूल जाते हैं। 10-12 पोएम है, नहीं 10-12 चैप्टर है, 6-7 पोएम है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। आज अगर आप कमेंट करोगे तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो पोएट का नाम है पैब्लो नेरूडा और इस पोएम में उन्होंने हमें क्या कहा है? उन्होंने हमें बोला है कुछ समय चुप रहने के लिए और अपनी लाइफ में जो हम गलतियां कर रहे हैं उनको समझने के लिए। कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है यार इतने सैड क्यों बैठे हम, क्या हो गया हमारी लाइफ में। तो वो कहते हैं कि अगर हम चुप रहेंगे और अपने आप को समझने का मौका देंगे तो इट विल बी वेरी बेटर। मेडिटेशन करने को ये हमें बेसिकली कह रहे हैं। तो ये थोड़ी सी समरी अगर आप याद रखोगे, मैं कह रही हूँ तुम्हें पोएम में कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो एग्जाम में आप अपना आंसर बना के लिख पाओगे सिर्फ इस बात के ऊपर। डन, ठीक है। तो ये पोएट को नोबेल प्राइज भी मिला था, ये चीज भी आप याद रख लो, कहीं अगर पेपर में कहीं हमारे से पूछ लिया जाए। लेट्स स्टडी आवर पोएम, ठीक है। नाउ वी विल काउंट टू 12। पहली 2 लाइन आती है, पोएट हमें कहते हैं कि हम काउंट करेंगे 12 तक। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल स्टिल यानी कि बिना हिले डुले रहेंगे। अब काउंट टू 12 पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि काउंट टू 12 ही क्यों कहा, 13, 14, 15 कह देते। तो काउंट टू 12 इसलिए कहा क्योंकि 12 एक नंबर होता है यूनिटी का। 12 महीने, 12 ज़ोडिएक साइन, 12 घंटे, तो 12 एक यूनिटी का सिंबल है। और वो सबको कहते हैं कि प्यार से मिल बांट के रहो, तो यूनाइटेड रहने को वो कहते हैं और कहते हैं सब लोग चुप रहो, ठीक है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ मतलब पूरी दुनिया के लोगों। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी लैंग्वेज में नहीं बोलते। लैंग्वेज बोलते क्या होते हैं? डिफरेंसेस आ जाते हैं। मैं हिंदी बोल रही हूँ, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, सब अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो पता चलता है ना ये अलग है हमारे से। तो इसलिए वो कह रहे हैं किसी लैंग्वेज में मत बोलो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाओ। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और क्या कहते हैं? अपने आर्म्स मत हिलाओ। आर्म्स मतलब यहाँ पे हमारी बाजुओं से भी है कि भैया बिल्कुल स्टिल हो जाओ। और दूसरा है एम्यूनिशन से, जो वॉर के टाइम पे बम गोले चलते हैं ना, उन्हें वो कह रहे हैं रुक जाओ, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि वॉर्स को भी रोक दो।
इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट। अब वो कहते हैं कि वो मोमेंट बड़ा एक्सॉटिक यानी कि काफी अलग सा होगा। एक्सॉटिक मतलब क्या है? अलग सा होगा। विदाउट रश, रश मतलब क्या है? जल्दीबाजी, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कोई इंजन भी नहीं चलेंगे। अब गाड़ी का इंजन, मशीनों का इंजन, सब चीज के इंजन की ये बात करें कि जब सबको 12 सेकंड रुकने को कहा तो ट्रक वाला ट्रक रोक देगा, मशीन वाला मशीन रोक देगा, ठीक है, ट्रेन वाला ट्रेन रोक देगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, अब इस सब में हम सब क्या होंगे? इकट्ठे होंगे, ठीक है। इन अ सडन स्ट्रेंजेस, कैसे? एक सडन स्ट्रेंजनेस में, एक अलग से शांत माहौल में हम सब एक साथ होंगे। जैसे जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था, देखा था एक अजीब सी स्ट्रेंजनेस होती थी माहौल के अंदर, कुछ वैसा ही आप इमेजिन कर लो। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, बट वो ये अच्छे मोमेंट की बात करें, वो तो डरावना था हमारे लिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, अब वो कह रहे हैं जब ये एक्सॉटिक मोमेंट होगा, जब सब चुप हैं, सब 12 सेकंड के लिए चुप हो गए, मेडिटेट कर रहे हैं, क्या क्या उसके रिजल्ट होंगे। रिजल्ट पढ़ते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। मुश्किल लैंग्वेज नहीं है गाइस पोएम की, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लिखी है। आपकी इंग्लिश की पूरे सिलेबस के अंदर कोई मुश्किल लैंग्वेज की पोएम है ही नहीं। हिंदी में ट्रांसलेट तुम खुद भी पढ़ोगे, तुम खुद भी समझ लोगे, मेरी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगी, पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी, तो चलो पढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं फिशरमैन जो है कोल्ड सी के, वो हार्म नहीं करेंगे वेल्स को। वेल्स को मतलब यहाँ पे अब आप इसका सिंपल एग्जांपल भी ले लो कि मछली वछली नहीं पकड़ेंगे मछुआरे। दूसरा वो यहाँ पूरे नेचर को कह रहे हैं, जब हम चुप रहेंगे, यहाँ वेल है नेचर और फिशरमैन कौन है? हम ह्यूमन बींग्स, कि हम लोग अपने नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, मैन गैदरिंग सॉल्ट कौन होता है? जो नमक इकट्ठा करते हैं। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो जो सी के पास में नमक इकट्ठा करते हैं, वो भी 2 मिनट रुक जाएगा और फिर वो अपने हाथ को देखेगा, क्योंकि उनके हाथ गल जाते हैं काम कर करके, तो वो भी खुद को एक आप कह सकते हो हील होने का, ठीक होने का टाइम देगा। अब यहाँ पे भी 2 मीनिंग है मैन गैदरिंग सॉल्ट के। मैन गैदरिंग सॉल्ट भी हम ही है, ह्यूमन बींग्स, और जब हम अपने हर्ट हैंड को देख रहे हैं, मतलब जो गलतियां हमने करी है, जो चोट हमें पहुंची है, हम उसको ठीक करेंगे। तो पहले स्टैंजा की इस लाइन में इन्होंने कहा कि नेचर को हार्म नहीं होगा। दूसरा, हम खुद को हार्म नहीं करेंगे जब हम मेडिटेट करके चुप रहेंगे। आगे पढ़ते हैं अब हम। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब वो कहते हैं और क्या होगा जब हम 12 सेकंड के लिए चुप रहेंगे? जो ग्रीन वॉर्स करे। ग्रीन वॉर्स मतलब क्या है? नेचर के खिलाफ जो वॉर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल। वॉर विद गैस, वॉर विद गैस मतलब वही ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वॉर विद फायर, जो असली वाले वॉर हो रहे हैं इतने सारे देशों के बीच में आजकल, ठीक है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कह रहे वो वाले वॉर जिनमें विक्ट्री विद नो सर्वाइवर होती है। कौन सा वॉर होता है विक्ट्री विद नो? मैं कह रही हूँ ए और बी कंट्री का वॉर हो रहा है और हमने कहा ए कंट्री जीत गई, तो क्या वो जीतते हैं? उसके आगे भी तो लोग मरे होते हैं, सोल्जर शहीद होते हैं, बच्चों के मम्मी पापा मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं, सिटीजन भी मर जाते हैं। तो वो कह रहे हैं वॉर से किसी की विक्ट्री नहीं होती है, तो उन वॉर को भी रोक दो। अब आगे क्या उन्होंने कहा? वॉर विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अब वो क्या कहते हैं? जितने भी सोल्जर्स हैं जो वॉर कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे। यहाँ क्लीन क्लोथ से मतलब है क्योंकि वो वॉर में उनके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो नए कपड़े पहने। दूसरा, क्लीन क्लोथ से उनका मतलब है नई सोच लेकर आएंगे। वॉर क्यों हो रहा है? नफरत है ना, तो वो यहाँ नफरत को भूलने को कह रहे हैं। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और क्या करेंगे? अपने ब्रदर्स के साथ, यानी कि अपने दुश्मनों को अपना भाई मानेंगे और उनके साथ एक शेड यानी कि पेड़ के नीचे जाएंगे या शांति से एक साथ रहेंगे। डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे, एक दूसरे से जो नफरत है उसको भुला देंगे। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा? जब हम 12 सेकंड तक चुप रहेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो हमारे मन में से नफरत जो है वो भी निकल जाएगी। समझ गए? क्लीन क्लोथ्स मतलब है नई सोच, एंड वॉक अबाउट विद ब्रदर्स डूइंग नथिंग मतलब है वो हेटरेट को डिलीट करने को कह रहे हैं और वॉर्स को एंड करने को कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। अब वो कहते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। अब जो मैं कह रहा हूँ 12 सेकंड चुप हो जाओ, उसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ का एम ही भूल जाओ, कुछ करना ही बंद कर दो, रिटायर्ड होकर घर में बैठ जाओ कि कुछ भी नहीं करना, हम तो पड़े रहेंगे बेड के ऊपर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ का तो मतलब ही है चलते रहना, काम करते रहना, एम होना, मिशन होना आपकी लाइफ में। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। ट्रक विद डेथ मतलब मुझे टक्कर नहीं चाहिए डेथ से। मैं डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इनएक्टिव होने को ये नहीं कह रहा हूँ कि आराम से मौत का इंतजार करो, खाली बैठ जाओ अपने घर पे। नो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब आगे पढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा? इतनी पोएम समझ में आ गई ना? अब यहाँ से पोएम थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अब वो कहते हैं इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम बहुत सिंगल माइंडेड नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बारी के लिए कुछ ना करे,
परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और जब कुछ नहीं करेंगे और साइलेंट होके बैठेंगे, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो रोक देगी। इंटरप्ट मतलब होता है कोई आपको डिस्टर्ब करते हुए ऐसे कुछ टोक देना। दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत गहरी बात कही है कि आज के ज़माने में हर किसी को आगे बढ़ना है, पैसे कमाने और पैसे कमाने हैं, ये करना है वो करना है। इस सब के बीच में हम लोग अगर कुछ समय के लिए चुप रहेंगे तो एक साइलेंस क्रिएट होगा। उस साइलेंस से जो हमारी लाइफ में एक सैडनेस आ गई है ना, जो हमें लग रहा है कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान है कि यार हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ये उसके बीच में आ जाएगा। और तब हम खुद को समझेंगे, और जो हम अपने आप को डेथ से सराउंड करें, कई लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि अपनी लाइफ को एंड करने के बारे में भी सोचने लगते हैं, तो वो हमारा ठीक हो जाएगा अगर हम रोज 12 सेकंड के लिए चुप रहें या मेडिटेट करें, अपनी गलतियों को समझने का मौका दें। चलो अब आगे पढ़ते हैं, क्या कहा उन्होंने नेक्स्ट लाइन्स में। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब वो क्या कहते हैं, अर्थ से सीखो, अर्थ भी ऐसे ही करता है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। जब कुछ समय के लिए सबको डेड दिखता है और दोबारा अलाइव हो जाता है। यहाँ वो बात करें विंटर से स्प्रिंग की। जब विंटर सीजन होता है तो पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, बट स्प्रिंग में वापस भी तो आते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कभी हमें सैड नहीं होना चाहिए, हमें खुद को रोकने का मौका देना चाहिए और फिर आगे दोबारा ग्रो करना चाहिए। अब लास्ट में वो कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं फिर से 12 तक गिनती करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तुम रहो चुप और मैं जा रहा हूँ। तो कोई भी साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज अगर शुरू होती है तो वो एंड भी ऐसी होती है। अब वो दोबारा 12 तक गिनती करेंगे, फिर हम अपनी मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। सिंपल ये पोयम है हमारी। एक बार और वीडियो को सुन लेना, जिससे कि ये वाला जो स्टैंजा थोड़ा डिफिकल्ट सा था ये आपको और समझ में आ जाए। अब बात रही इस पोयम में बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, मैंने सारे वर्ड मीनिंग पेस्ट कर दिए हैं। और नोट्स लिंक पोस्ट करके एक लिंक आपको गिवन होगा, जहाँ मैंने यूट्यूब की कम्युनिटी पे ही इंपॉर्टेंट आपके जितनी भी लाइन्स है वो लिख दी है, समरी सी, और उसके जो पोएटिक डिवाइसेस है पोएम के वो अपलोड कर दिए फुली फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ स्क्रीनशॉट लो, एक कॉपी के अंदर लिख लो, हो गई आपकी तैयारी। नेक्स्ट बात रहती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो मेरे चैनल पे सिर्फ पोएम्स नहीं, हर एक चैप्टर के पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है, जिन्हें अगर आप कवर कर लोगे तो आपको कुछ और पढ़ने की अपने एग्जाम के लिए जरूरत ही नहीं है। आई होप पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरत जहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये जो पोएम है कंपैरेटिवली मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, क्योंकि जो है इसमें वर्ड मीनिंग बहुत सारे। तो तुम टेंशन मत लो, मैं पूरी पोएम आपको पढ़ा रही हूँ, सिंपल सी है, टेंशन की जरूरत नहीं है। और जो मैं आपको वर्ड मीनिंग बताऊंगी ना उन्हें लर्न जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इस पोएम से एक्सट्रैक्ट आना कंपलसरी है। ज़्यादातर एक्सट्रैक्ट थिंग ऑफ ब्यूटी में से ही आता है। तो ये पोएम पढ़ने से पहले बाकी दो पोएम्स पढ़ चुके हो या नहीं ये मुझे बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। माय मदर 66 कीपिंग क्वाइट सारी पोएम्स मैंने पढ़ा दी है, तो जल्दी से इंग्लिश का सिलेबस को कंप्लीट करो। तो आज की पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। तो कमेंट सेक्शन में जो राइटर है, जो पोएट है, उनका नाम कमेंट करो, क्योंकि बहुत सारे पोएट के नाम होते हैं राइटर्स के, हम भूल जाते हैं। तो जॉन कीट्स सब बच्चों ने कमेंट करना है एंड हम पढ़ते हैं अपनी पोएम को लाइन बाय लाइन। तो इस पोएम में उन्होंने क्या बताया है, इस पोएम में इन्होंने हमें बताया है ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं जो ब्यूटीफुल चीज़ होती है वो हमेशा ब्यूटीफुल रहती है, कभी भी उसकी ब्यूटी फेड नहीं होती। ये नहीं कि हम उससे बोर हो जाएंगे। एग्जाम्पल लो आप नेचर का, कभी भी आप परेशान हो, कोई तुम्हें कहे तुम्हें पहाड़ों पे पिकनिक कराने ले जा रहा हूँ या बीच पे ले जा रहा हूँ, तो तुम मना करोगे नहीं ना। वहाँ जाके सैड इंसान भी खुश हो जाएगा, सैड ही रहेगा तो भी उसे अच्छा ही फील होगा पहाड़ों पे जाके, नेचर के पास जाके, बारिश को देख के। तो यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि नेचर कितना इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ हमें पसंद होती है दिल से उसकी ब्यूटी बढ़ती ही बढ़ती रहती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपनी पोएम को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कि हमेशा जॉयफुल रहती है, हमें हमेशा खुशी देती है। इट्स लवलीनेस, लवलीनेस मतलब क्या है, उसकी अच्छाई, उसकी जो प्यारापन है वो इंक्रीज होता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तभी हम नेचर जो है वो हमेशा सुंदर ही रहता है अगर वो अपनी फॉर्म में है। तो अगर हमने उसे डिस्ट्रॉय नहीं करा तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। और अगर हम अच्छे नेचर में रहते हैं, अच्छे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या रखेगा, अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर मतलब होता है पेड़ की छांव। अगर बहुत सारे पेड़ हैं और उनके नीचे आप पार्क में नीचे जाके बैठ रहे हो तो वो क्या है, एक बावर है। तो एक अच्छे नेचर में रहना, ब्यूटीफुल चीज़ों के साथ में रहना है, जैसे आप पेड़ की छांव में बैठे हो। एंड स्लीप, और वो हमें अच्छी स्लीप देता है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, अच्छी अच्छी ड्रीम्स देखा, अच्छी अच्छी स्वीट ड्रीम्स वाली स्लीप
स्लीप हमारे को देगा जब हम दिल से खुश रहेंगे, नेचर के करीब रहेंगे। एंड हेल्थ, अच्छी हेल्थ भी देगा भाई, अच्छी ऑक्सीजन आएगी, अच्छी हेल्थ रहेगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इश्यूज भी नहीं होंगे। तो ऐसे उन्होंने बताया हमें नेचर की इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे आप नेचर के अलावा ना इसको ये भी समझ सकते हो कि जो भी लाइफ की ब्यूटीफुल चीज़ है, यानी कि जिससे हम सच्ची में प्यार करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, तो वो हमारे को अच्छा ही देगा। जैसे मदर का लव आप समझ सकते हो, या फिर किसी से कोई भी इंसान आपको अच्छा लगता हो, या कोई भी आपकी अच्छी चीज़ हो, तो वो आपको हमेशा खुशी रखेगी। अगर वो आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर वो अच्छी है आपके लिए, तो आपको स्वीट ड्रीम आएंगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी। बट इफ इट्स नॉट गुड फॉर यू, तो ये सब नहीं होगा। तो पोएट ने नेचर को भी कहा है, या कोई भी अगर ब्यूटीफुल चीज़ है आपके लिए, तो उसकी लवलीनेस इंक्रीज ही होगी, कभी जीरो नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एवरी मॉरो, मॉरो मतलब क्या है? एवरी मॉर्निंग या अगला दिन। मॉरो इन्होंने जान के लिखा है, एक्सट्रैक्ट में आएगा। तो मॉरो मतलब है टुमारो, एक तरीके से नेक्स्ट डे, ठीक है। आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड, हम क्या करते हैं? रेथिंग, रेथिंग मतलब होता है माला बनाना, कि हम रोज सुबह उठकर क्या बनाते हैं? एक फूलों की माला। टू बाइंड अस टू द अर्थ। अब ये लाइन बहुत कंफ्यूजिंग होती है और इस पे एग्जाम में एक्सट्रैक्ट आता है। कौन उठ के बनाता है फूलों की माला? सुबह कोई भी नहीं बनाता नॉर्मली में तो। बट यहाँ पे वो कह रहे हैं हमारी अच्छी यादें, गुड मेमोरीज। जब भी हम सुबह उठते हैं तो भैया लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट है सबकी, हर कोई कहे भैया जीने का क्या ही फायदा है। बट एवरी मॉर्निंग जब हम उठते हैं, हम एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं। तो उम्मीद को, गुड मेमोरीज को इन्होंने कहा है कि उसकी हम पूरी एक माला बनाते हैं, फ्लावरी बैंड बनाते हैं, और उसकी वजह से हम अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पाते हैं। वो ही हमारे को अर्थ से बाइंड करके रखता है। वरना तो मन करे सुबह उठ के भाई मर जाओ, जीने का फायदा ही क्या है। ये उनका कहने का मतलब है। तो वी आर रेथिंग की जगह इन्होंने उल्टा लिख दिया, आर वी रेथिंग। रेथिंग मतलब क्या है? माला बनाना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब वो कहते हैं स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस। स्पाइट मतलब की जगह हाँ ही नहीं यूज करना था, इन स्पाइट ऑफ, कि हाँ बहुत डिस्पॉन्डेंस है। डिस्पॉन्डेंस मतलब होता है दुख, दर्द, ठीक है। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर मतलब अच्छे लोगों की कमी होना। वर्ड मीनिंग मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, ये जो भी वर्ड्स मैंने मार्क करे हैं, डिस्पॉन्डेंस का मतलब, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर का मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में लिख दिया है, जिससे आप उसको पढ़ के लर्न भी कर लो। यही एक्सट्रैक्ट में आपको लिखने को आएगा। तो यहाँ अब उन्होंने कहना शुरू करा कि इंस्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, दुनिया में दुख बहुत है। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे लोगों की कमी होगी। कहते हैं ना इंसानियत तो खत्म होगी, लोगों के अंदर से बुरे लोग हो गए हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, बहुत दुख भरे दिन है हमारे, नहीं हम सब लोगों को सैड फीलिंग होती है आजकल, ठीक है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी इन ओवर डार्कन वीड्स, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार आगे रास्ता क्या है, क्या करेंगे हम अपनी लाइफ में, बिल्कुल अनहेल्दी रास्ता है, सब कुछ अंधेरा अंधेरा लग रहा है। मेड फॉर आर सर्चिंग, हमें रास्ता मिल ही नहीं रहा है, क्या करें हम। ये उन्होंने हमारी परेशानियां बताई हैं, ठीक है। येस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इस सबके बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। फिर भी एक शेप ऑफ ब्यूटी होती है दुनिया की, कोई ऐसी खूबसूरत चीज है जो हमारे ऊपर से पाल मतलब होता है सैडनेस, हटा देगी फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, यानी कि हमारे मन में जो इतनी सैडनेस आ गई है, परेशानी आ गई है, कोई एक शेप ऑफ ब्यूटी है जो वो निकाल देगी। और यहाँ पे पोएट के अकॉर्डिंग वो शेप ऑफ ब्यूटी क्या है? नेचर। वो कह रहे हैं अगर आप नेचर के पास रहोगे तो दुनिया में बहुत परेशानी है, बट अब आप वहाँ जाओगे तो परेशानी का कुछ ना कुछ हल आपको मिल जाएगा। तो ये डिस्पॉन्डेंस, इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, ग्लूमी, अनहेल्दी, ओवर डार्कन वेज, सबके वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने और कमेंट में मुझे भी बता देना लर्न करने के बाद में। चलो आगे पढ़ते हैं। अब पोएट हमें बताएंगे कि उनके अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल चीज़ें क्या क्या हैं। तो इसको तो सब बच्चों ने कमेंट करना है क्या क्या वो कहते हैं ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। वो कहते हैं सच द सन, पहली ब्यूटीफुल चीज़ उन्होंने कही सन है। दूसरी ब्यूटीफुल चीज़ उन्होंने कही मून है। तीसरी ब्यूटीफुल चीज़ उन्होंने कही ट्रीज ओल्ड एंड यंग दोनों। जैसे माई मदर 66 में हमारी पोएट ने यंग ट्रीज प्रिंटिंग कहा था ना, ओल्ड नहीं कहा था ना, यहाँ कह रहे हैं यंग और ओल्ड दोनों ट्रीज ब्यूटीफुल है। स्प्राउटिंग शेडी बून, जो हमारे लिए ऐसे शेडी बून बनाते हैं, मतलब पेड़ की जो छाव बनाते हैं। फ्रॉम सिंपल शीप, सिंपल शीप भी ब्यूटीफुल है। टू द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स येलो कलर का फूल होता है जो फॉरेस्ट में उगता है, ठीक है। वो सब ब्यूटीफुल चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू पोएट, वो सब थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, तो डैफोडिल भी अच्छा है। और डैफोडिल कहाँ रहता है? जंगल में, तो जंगल भी अच्छा है। जंगल भी क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड क्लियर रिल्स, रिल्स क्या होती है? ये जो आप देख रहे हो ना, इसे रिल कहते हैं। पानी की लहर जो होती है फॉरेस्ट के अंदर, उसे हम रिल कहते हैं। दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कोवर्ट मेक,
जो पानी की लहरें, ये सब क्या बनाती है, कूलिंग कवर्ड बनाते हैं। कूलिंग कवर्ड मतलब क्या, ठंडा ठंडा एहसास बनाती है। सपोज करो कोई फॉरेस्ट में है, बहुत गर्मी है, तो पानी मिलेगा तो वो खुश होएगा ना, उस टाइप से, ठीक है। अगेंस्ट द हॉट सीजन्स, ठीक है। तो ये सब उनके अकॉर्डिंग थिंग ऑफ ब्यूटी है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, अब वो नेक्स्ट ब्यूटी क्या है, इसको कहते हैं मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीचों बीच का हिस्सा। रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जहाँ पे मस्क रोज की खुशबू है, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी उनके अकॉर्डिंग। मस्क रोज के बहुत सारे परफ्यूम्स भी बनते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसकी। तो अकॉर्डिंग टू पोएट ये सब है थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या क्या बता दिया मैंने, सन, मून, डैफोडिल, फॉरेस्ट हो गया, क्लियर रेल हो गई, और मस्क रोज वाला पूरा का पूरा फॉरेस्ट, सबको आपको याद करना है। तो पहला उन्होंने बता दिया अकॉर्डिंग टू पोएट ये नेचर की चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब एक चीज को वो और कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी, वो क्या है, माइटी डेड। माइटी डेड कौन होते हैं, वो लोग जो शहीद हुए हैं, जिनके बारे में हम किस्से सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं और मोटिवेट होते हैं कि हम भी भैया इनके जैसे बनेंगे, इन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया। कोई साइंटिस्ट मान लो आप, फ्रीडम फाइटर मान लो, या जिन्होंने कुछ अच्छे इन्वेंशंस करे हों, या दुनिया में कोई अच्छा काम करा हो, वो लोगों की कहानियां वो कहते हैं। दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी ये है कि अगर कोई सैड भी और वो उसकी मोटिवेशनल स्टोरी देखेगा या उसकी लाइफ जानेगा कि यार सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, उन्होंने भी तो कुछ करा है, हम भी कर लेंगे, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये कहते हैं हमारे पोएट। अब नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी उन्होंने यहाँ बताई है हमें, एंड सच टू इज द ग्रैंडियोर ऑफ डूम। ग्रैंडियोर मतलब होता है रिस्पेक्ट ऑफ द डूम्स, मतलब डेड लोगों की। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। तो दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी उन्होंने बताई, जो कहानियां हम सुनते हैं शहीदों की, माइटी डेड लोगों की। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। तो समझ गए इस वाले स्टैंजा में दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी उन्होंने किसको कहा, जो रिस्पेक्टेड माइटी डेड हैं, उनकी कहानियां हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है दूसरी। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। अब ये सब चीजें हमें कहाँ से मिल रही है, वो सोर्स बताने हैं थिंग ऑफ ब्यूटी की लास्ट लाइन में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द सोर्स ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये नेचर, अच्छे अच्छे लोग जो दुनिया में आते हैं, ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, कौन दे रहा है हमारे को ये। तो वो कहते हैं ये सब क्या है, एन एंडलेस फाउंटेन है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक का। ये एक एंडलेस फाउंटेन है, एक ऐसी ड्रिंक का जो कभी नहीं खत्म होगी, कभी नहीं मरेगी। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम हेवन्स ब्रिंक। और कहाँ से आ रही है ये, हेवन की ब्रिंक से। हेवन कहाँ है, भगवान जी का है हेवन। तो ये उन्होंने ये कह दिया कि ये सब थिंग ऑफ ब्यूटी किसका क्रिएशन है, गॉड का क्रिएशन है, और ये एक फाउंटेन की तरह अर्थ पे आ रहा है फॉर ऑल ऑफ अस। सिंपल, यहाँ पे हमारी पोएम कंप्लीट होती है। यही हमारी पोएम का मीनिंग है कि दो थिंग ऑफ ब्यूटी है, एक नेचर की चीज़ें, दूसरा माइटी डेड, और वही हमारे को लाइफ को कंटिन्यू करने का और अच्छे से जीने का एक तरीका सिखाती हैं। तो एक बार आप फिर से पोएम को सुन लो, जिससे एक बार आपका रिविजन हो जाए, और वर्ड मीनिंग को रिवाइज कर लो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में लगा दिए, देखो दोनों में से एक जगह पे लगा दूंगी, और हर बच्चे ने कमेंट करने हैं सारे वर्ड मीनिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, आई एम सिमरन जहानी, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश की पोएम, जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पोएम अच्छी नहीं लगती है। क्यों अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ना बहुत ही ज्यादा लेंदी पोएम है, इतने वर्ड मीनिंग है जिसे लर्न करने में कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। बट मैं आपको आज शॉर्ट वे में इस पोएम को पढ़ाने वाली हूँ। सिर्फ एक बार इस वीडियो को देखने के बाद दिस पोएम विल बी द बेस्ट पोएम। आप कहोगे कि कितनी अच्छी सुंदर सी पोएम है। डन। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले इसके राइटर के बारे में बात करेंगे हम। और पहले मुझे ये बताओ कि बाकी पोएम्स आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। ऐसा मत सोचना कि ये लेंदी पोएम है, बड़ी पोएम है तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बार थिंग ऑफ ब्यूटी आ जाती है, एंड जेनिफर जो अगली पोएम है उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इंग्लिश का पेपर हमारा बहुत ही अलग लेवल का हर साल बन के आता है। तो उसके लिए जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप पढ़ते रहो। आज क्या पढ़ना है हमने, रोड साइड स्टैंड। उतना ही पढ़ाऊंगी जितना हमें हमारे एग्जाम के लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और जो भी वर्ड मीनिंग्स आपने लर्न करने होंगे उन्हें मैं पिन्ड कमेंट में पिन कर दूंगी, उन्हें ही लर्न करना बस। तो पढ़ने वाले हैं हम पोएम जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड, यानी कि सड़क के किनारे लगी हुई एक छोटी सी दुकान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पोएम के राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर है। हर क्लास में हम इनकी एक ना एक पोएम जरूर पढ़ते हैं। इनका नाम कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दो। हर बच्चे ने कमेंट करना है, वरना हम भूल ले जाएंगे कि ये चैप्टर किसने लिखा था, वो चैप्टर किसने लिखा था। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। तो समझ में आ गया ना, इस पोएम में हम कुछ गरीब लोगों की कहानी पढ़ने वाले हैं। एक पोएम में पूरी कहानी बता रखी है, दर्द बता रखा है गरीब लोगों का, जिन्होंने एक छोटी सी दुकान लगाई है हाईवे के पास में, ये सोच के कि शहर के लोग जब हाईवे क्रॉस करके जा रहे होंगे तो हमसे कुछ सब्जी फल खरीद लेंगे और हम भी कुछ पैसा कमा ले, क्योंकि जो खेती वो कर रहे हैं उसमें उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बट कोई भी खरीदता ही नहीं है रुक के कुछ भी। हम लोग भी तो हाईवे पे जाते हैं तो कुछ नहीं खरीदते ना, हमें लगता है यार ये तो महंगी सब्जियां देंगे या बेकार देंगे, यहाँ क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, हम लोग भी निकल जाते हैं। तो वो लोग कैसा फील करते हैं वेट करते हुए एक कस्टमर का
यही है पोयम का पूरा मीनिंग। सिर्फ इतनी मीनिंग जानने के बाद ही ना कोई मेरे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे सिर्फ ये बात को सुनने के बाद। तो ये पोयम का सेंट्रल आइडिया है। चलिए पढ़ते हैं अपनी पोयम को। द लिटिल ओल्ड हाउस, कमेंट कर दिया आपने राइटर का नाम या नहीं, पोएट का नाम, जल्दी कमेंट कर दो। तो द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। तो एक एक वर्ड का मीनिंग देखो, वो कहते हैं छोटा सा पुराना सा घर है, ओल्ड हाउस है, नया घर नहीं है। वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, उन्होंने अपने घर के बाहर लगाया है छोटा सा न्यू शेड, यानी कि नया इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, कहाँ पे, फ्रंट में अपने घर के रोड के किनारे पे जहां पे ट्रैफिक स्पेड मतलब क्या हुआ, जहां से ट्रैफिक निकल के जाता है। रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, क्या लगाया उन्होंने अपने घर के आगे, एक रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, पैथेटिकली मतलब बहुत परेशान होके प्लेड कर रहा है, प्लेड मतलब हो रहा है गुजारिश कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, बट इट वुड नॉट बी फेयर, ये सही नहीं होगा कहने के लिए कि ये जो है प्लीज कर रहा है फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। डोल ऑफ ब्रेड मतलब होता है भीख मांगना या डोनेशन मांगना। तो ये लोगों ने जो शेड लगाया अपने घर के बाहर, पुराना सा घर के बाहर एक नया सा शेड लगाया, ये कोई भीख मांगने का काम नहीं करे या डोनेशन नहीं मांग रहे हैं, ये बिजनेस करा है इन्होंने, एक बिजनेस अपना स्टार्ट करा है, ये हमारे पोएट कह रहे हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering faint, किस लिए लगाया है इन्होंने ये शेड, फॉर सम ऑफ द मनी, मनी के लिए, कैश के लिए, कौन से कैश और मनी के लिए, whose flow, जिसके फ्लो से सपोर्ट होता है फ्लावर ऑफ सिटीज। फ्लावर ऑफ सिटीज मतलब है शहर के लोग। देखा है ना, आप शहर में ज़्यादा तरक्की होती है, शहर के लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं, तो ये भी चाह रहे हैं जैसे शहर के लोगों के पास पैसे है, हम ये बिजनेस करके हमें भी वही वाला कैश और मनी मिल जाए, वही कैश जिससे फ्लावर ऑफ सिटीज यानी कि शहर के लोग बच जाते हैं फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फिंड। सिंकिंग मतलब क्या होता है, डूबना, विदरिंग फिंड मतलब होता है मुरझा जाना। तो जब इंसान पे पैसा होता है तो वो खुश रहेगा, उसकी लाइफस्टाइल भी अच्छी रहेगी, बन ठन के रहेगा। बट ये जो लोग हैं ये बहुत गरीब हैं, इन पे तो बेसिक नेसेसिटीज़ के भी पैसे नहीं हैं। तो ये भी चाहते हैं कि जैसे शहर के लोगों पे पैसा है, हमने ये रोड साइड स्टैंड लगा लिया, हम भीख नहीं मांग रहे, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें ये पैसा मिल जाए। तो फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट का मीनिंग समझ गए ना, वो वाला पैसा ये लोग भी चाह रहे हैं। समझ गए इतना, यहाँ तक हमारा पैराग्राफ या फिर आपको स्टैंजा नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे पोएट हमारे को बताते हैं द पॉलिश ट्रैफिक विद अ माइंड अहेड। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वहां पे अपना रोड साइड स्टैंड लगाया जहां पे हर थोड़ी देर बाद पॉलिश ट्रैफिक, पॉलिश मतलब होता है चमचमाता हुआ, ट्रैफिक मतलब गाड़ियां निकल के जाती रहती हैं, विद अ माइंड अहेड, वो अपने ही धुन में आगे चलती रहती है, कोई रुक के इन्हें देखता भी नहीं है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, बट अगर बाई चांस ऐसा हो कि कोई ट्रैफिक में रुक जाए, कोई एक गाड़ी इनके पास रुक जाए, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, देन वो आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट मतलब होता है इरिटेट होना, मतलब परेशान हो जाना, एंग्री सा हो जाना, मुंह सा बना लेना। तो वो ऐसा मुंह बना लेते हैं। मुंह क्यों बना लेते हैं अपनी गाड़ी रोक के इनके स्टैंड के बाहर में, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। क्या कहते हैं वो कि भाई ये जो इतना ब्यूटीफुल हाईवे है, लैंडस्केप ऐसे मार्ड, मार्ड मतलब होता है खराब कर दिया, विद द आर्टलेस पेंट, कितना भद्दा सा स्टैंड लगाया है इन्होंने, सारी ब्यूटी खराब कर दी, ऐसे कहते हैं कुछ लोग रुक के। ठीक है, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। और अगर कोई इंसान रुक जाए तो इनको ही सुना देता है कि तुम्हें नॉर्थ साउथ का रास्ता नहीं पता क्या, सारे डायरेक्शन के साइन गलत लगा रखे हैं, ऐसे कुछ लोग करते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, कुछ लोग जो सब्जियां ये बेच रहे होते हैं उन्हें देख के अजीब शक्लें बनाते हैं कि क्या बेच रहे हैं, ये अजीब सी चीज़ है। क्या बेच रहे थे, ये वाइल्ड बेरीज बेच रहे थे वुडन कार्ट्स के अंदर, कार्ट्स मतलब टोकरियों के अंदर। और क्रुकेड नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वार्ड्स, या फिर इनकी सब्जी जो है, दूसरी सब्जी इनकी कौन सी बताइए, क्रुकेड नेट गोल्डन स्क्वाश। गोल्डन स्क्वाश एक टाइप का घिया होता है, लौकी होती है ना वो। क्रुकेड नेक मतलब उसकी मुड़ी हुई गर्दन है और उस पर सिल्वर सिल्वर धब्बे हैं। हमने तो ये सब्जी नहीं देखी, हमारे यहाँ तो नहीं आती है, इनकी तरफ आती होगी। तो ये सारी सब्जी को देख के, इनकी बेरीज को देख के, नॉर्थ साउथ के सिंबल को देख के और इनके स्टैंड की हालत को देख के, जो अमीर लोग हैं अगर रुक जाए स्टैंड के पास तो एंग्री हो जाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर इनके यहाँ पे अगर कोई पेंटिंग है माउंटेन सीन की जो इन्होंने बना के टांगी है कि लोग कोई खरीद ले, या पीछे का माउंटेन जो बुरा हो रहा है इनके स्टैंड की वजह से, ये सब देख के अमीर लोग परेशान हो जाते हैं कि ये रोड साइड स्टैंड के लोगों ने सारा का सारा हाईवे की जो रौनक है, जो सुंदरता है वो खराब कर दी। ठीक है, तो ये ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं जो
सामने वाले को कुछ भी करता हुआ देख के ऐसे कह सकते हैं। चलो अब आगे क्या होता है, यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। अब ये बात किसने बोली है, ये विलेजर्स ने बोली है। रोड साइड स्टैंड के लोगों ने किसे बोली है, अमीर लोगों को, ट्रैफिक वाले लोगों को, गाड़ियों वाले लोगों को जो शहर से जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, यू हैव द मनी, हाँ तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, बट तुम्हें बदतमीजी अगर करनी है, हमें रोक के सुनाना है कि हम गंदी सब्जी बेच रहे हैं, हमारे नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन गलत है, अगर तुम्हें बदतमीजी ही करनी है, वाई कीप योर मनी, ठीक है अपना पैसा अपने पास रखो। दिस क्रॉसली मतलब होता है एंगर में कुछ कहने को, दिस क्रॉसली जहां पे भी आएगा मतलब गुस्से में बोली गई है बात। एंड गो अलाउंग, ठीक है मत खरीदो कुछ, अपना पैसा अपने पास रखो और चले जाओ यहाँ से। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। अब ये बात कही हमारे पोएट ने कहा हर्ट टू द सीनरी, ये जो सीनरी खराब हो रही है, माहौल खराब हो रहा है हाईवे का, तुम लोग कह रहे हो ये मेरी कंप्लेन नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड, बट मुझे बुरा ये लग रहा है ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज अनसेड, मुझे वो जो धोखा हुआ है ना रोड साइड स्टैंड के लोगों के साथ, मुझे वो बुरा लग रहा है। क्या धोखा हुआ था उनके साथ, चलो हम उनको धोखा जो मिला वो पढ़ते हैं। Here far from the city we make our roadside stand। अब ये वाली बात कौन कह रहा है, रोड साइड स्टैंड के लोग, कि इधर इतने शहर से दूर हमने बनाया अपना रोड साइड स्टैंड। क्यों बनाया था इन्होंने, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, जिससे हम भी शहरी लोगों का पैसा कुछ कमा पाए। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपैंड, इसलिए करा हमने ट्राई करने के लिए, जैसे हम भी अपनी बीइंग मतलब क्या हुआ, लिविंग बीइंग, जो लाइफस्टाइल है उसको हम एक्सपैंड कर पाए, यानी कि कुछ अच्छा कर पाए, हम भी कुछ कमाई कर ले, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा ले, अच्छे कपड़े खरीद ले। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हम अपने आप को वो जिंदगी जी पाए जो मूविंग पिक्चर मतलब होता है मूवीज प्रॉमिस करती हैं। दैट द पार्टी इन पावर, यानी कि जो गवर्नमेंट है, इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो गवर्नमेंट हमारे को प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे रोड साइड स्टैंड के लोग होते हैं, हमने ये स्टैंड इसलिए लगाया जिससे हम कुछ पैसा कमा ले, अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर ले। और जैसे मूवीज में दिखाया जाता है ना कि भैया किसी ने कोई बिजनेस करा, गरीब आदमी, और वो सक्सेसफुल हो गया, फिर वो बहुत अमीर हो गया, उसने भी गाड़ियां ले ली, मूवीज में तो ऐसी लाइफ दिखाई जाती है। और मूवी देख के गरीब इंसान भी सोचता है चलो मैं भी कुछ करता हूँ, बट इस इंसान में ऐसा मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं होता, इंसान रुक के कुछ खरीद ही नहीं रहा है उससे। तो इसलिए हमारे पोएट कहते हैं मैं तो इस वजह से सैड हूँ, सीनरी खराब से मैं सैड नहीं हूँ कि ये उन्होंने विश्वास दिखाया कि शहर के लोग रुक के कुछ खरीदेंगे, शहर के लोग तो बदतमीज है, कुछ खरीदते ही नहीं इन लोगों से। इस बात से हमारे पोएट सैड है। समझ गए ये वाला स्टैंजा अपना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं इट इज इन द न्यूज में खबर चल रही है दैट ऑल दीज पिटिफुल किन्स, पिटिफुल मतलब दया करो जिनके ऊपर आप तरस खाओ, किन मतलब होता है पूरा परिवार, तो ये सब गरीब लोगों के जो परिवार है, आर टू बी बॉट आउट, इन्हें सबको बाहर निकाला जाएगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इन पे तरस दिखा के, मर्सीफुल मतलब भी ये तरस खाना इन पे, और इन्हें इकट्ठा करा जाएगा। टू लिव इन विलेजेस, किस लिए, इनको किसी गाँव में रखा जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर के पास में, एंड द स्टोर, जहाँ पे स्टोर्स भी होंगे, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहाँ इन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब काम हो जाएगा बढ़िया। While the greedy good doers beneficent beast of prey, अब ये सब बातें कौन कर रहा है टीवीओ में, ये टीवीओ में बातें चलाते हैं पॉलिटिशियन वोट डलवाने के लिए, ठीक है, कि भाई जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो उससे पहले उन्होंने खबर चला दी न्यूज़ में कि इन सबको इकट्ठा करके हम तो बढ़िया सा गाँव बनाएंगे, वहाँ पे इन लोगों को रखेंगे मजे से, इन्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अब हमारे पोएट बताते हैं कि ये कौन करवा रहा है, ये ग्रीडी गुड डूअर्स करा रहे हैं। ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब अच्छा काम करने वाले लोग नहीं, ये लालची लोग हैं, अच्छा काम करने का दिखावा कर रहे हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे होता है शिकारी, बट ये शिकार किस लिए कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए, वोट्स के लिए। स्वाम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट, स्वाम मतलब होता है भिन भिनाना सर के ऊपर, जैसे मक्खियाँ भिन भिनाती है। तो ये सारे अब पॉलिटिशियन इनके आसपास मंडराते रहेंगे कि उनसे ये अपना बेनिफिट निकाल पाए। उन पॉलिटिशियन का बेनिफिट क्या है, इन गरीब लोगों का वोट। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, और ये ऐसे बुरे बुरे वादे करके, बड़े बड़े वादे करके जो कभी भी निभाने नहीं वाले हैं, इन लोगों को जो है इनका दिमाग खराब कर देंगे। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स मतलब भाई इनका तो दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। विट मतलब होता है दिमाग, कि भाई उनको कह रहे हैं तुम एक विलेज में रख देंगे, मजे से जीना, वहाँ पे कोई काम करने की टेंशन नहीं है, तो वो कितने खुश होंगे। जैसे कि ये इसमें आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे उन्होंने बोला था हमारी पोएट ने, अनीस जोंग ने सेकंड चैप्टर में मुकेश को, कि मैं स्कूल खोल दूंगी तो पढ़ने आओगे, तो कितना खुश हो गया था। ऐसे इन लोगों को झूठे वादे हो रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक शहर बनेगा, गांव बनेगा, वहां तुम खुशी से रह सकते हो। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और फिर उनको सिखा कि आराम से सोना, मजे करना, दे स्लीप ऑल डे। यहाँ पे दे कौन है, गवर्नमेंट, वो फिर सो जाती है इलेक्शन के बाद, अपने वोट मिल गए तो। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग इन द एट नाइट
द एंशियंट वे, और इस तरीके से वो उनकी रातों की नींदें खराब कर देते हैं इन द एंशियंट वे। एंशियंट वे मतलब क्या हुआ, देखो पहले इन लोगों को काम काज की आदत थी, रोज मेहनत कर रहे थे, अब इन्हें बड़े बड़े सपने दिखा दिए मौत से बैठोगे, तो इन्होंने मेहनत करनी भी छोड़ दी। अब जब ये रात को इनका सपना टूट गया कि कुछ भी पूरा नहीं हो रहा, तो अब जब ये रात को सोते तो इन्हें नींद भी नहीं आती, अब इन्हें बुरा लग रहा है। तो इस तरीके से इन लोगों की जो लाइफ बुरी है और बुरी कर देते हैं पॉलिटिशियन आके। समटाइम्स आई फील आई कैन हार्डली बेयर, अब ये पोएट आ गए हैं। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, अब इन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, ये रोड साइड स्टैंड के लोग कह रहे हैं मेरे से तो झेला नहीं जा रहा। हार्डली बेयर मतलब मुझसे झेला नहीं जा रहा। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, क्या नहीं झेलना चाह रहा, जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, और वेन मतलब होता है व्यर्थ जाना, किसी चीज़ का वेस्ट पे जाना। अब क्या चाइल्डिश लॉन्गिंग है ये, चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब होता है बच्चों की जिद। जैसे बच्चे छोटे होते हुए जिद करते ना, ये खिलौना चाहिए वो खिलौना चाहिए, और मम्मी पापा कई बार नहीं मानते, तो वो खराब जाती है ना उनका सारा ड्रामा जो वो करते हैं। तो वो कह रहे हैं ये रोड साइड स्टैंड के लोगों का भी जो ड्रामा चल रहा है ये सब वेस्ट जाने वाला है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, क्या उन्हें बुरा लगता है, जो सैडनेस है नियर द ओपन विंडो। अब आप इमेजिन करो एक रोड साइड का स्टैंड है, ये खिड़की पे एक आदमी खड़ा है कि भाई कोई गाड़ी रुक के कुछ खरीद लेगी, वो क्या कर रहा है, विश कर रहा है, जैसे छोटा बच्चा कहता है मम्मी खिलौना दिला दे, जो नहीं दिलाएंगी, ये भी हर समय बोले जा रहा है कोई रुक जाए, बट नहीं रुक रहा। तो ये चीज़ हमारे पोएट को बुरी लग रही है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, अब जब ये आदमी यहाँ खड़ा है, परेशान है ना, रिक्वेस्ट सोच रहा है कोई आ जाए आ जाए आ जाए, तो इसके आसपास में हमारे पोएट कहते हैं क्या लर्क करती है, लर्क मतलब होती है छुपी भी, सैडनेस है एक छुपी हुई। अगर आप इस जगह के बाहर से निकल के जाओगे तो आपको फील होगा, हैवीनेस फील होगी कि यहाँ पे यार सैडनेस सी है, ठीक है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, अब ये खड़े होकर प्रे करे जा रहे हैं, जवाब तो मिल नहीं रहा इनके प्रे का, कोई रुक तो नहीं रही गाड़ी। दैट्स वाई ये लोग और ज्यादा सैड हो जाते हैं। अब क्या प्रे करते हैं ये लोग, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक, स्क्वील ऑफ ब्रेक मतलब गाड़ी के रुकने की आवाज, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, ये हर समय यही कोशिश करते हैं कि कोई रुक जाए, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, 1000 गाड़ियां जो जा रही है उनमें से एक गाड़ी तो रुक जाए। अब यहाँ पे उन्होंने कार्स को सेल्फिश लिखा है, क्या गाड़ी सेल्फिश है, नहीं, अंदर बैठे हुए लोग सेल्फिश है। तो यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, वो सब आपको मैं बाद में कराऊंगी। पोएटिक डिवाइसेस की 10 मिनट की अलग वीडियो बनेगी, इसकी आप 5 मिनट की, वो वहां से प्रिपेयर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग हर समय क्या वेट करते हैं, क्या इनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग है कि एक गाड़ी रुक जाए इन 1000 गाड़ियों में से, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, सिर्फ हमसे पूछने के लिए हम कितने में बेच रहे हैं ये सब्जी एंड ऑल दैट। अब पोएट कहते हैं एंड वन डिड स्टॉप, चलो भाई कुछ डिफरेंट हुआ, एक गाड़ी रुक भी गई, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, बट वो गाड़ी कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकी थी, उसने यू टर्न मारा और इनके आगे जो घास उगी हुई थी वो भी खराब कर दी। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, ठीक है, क्योंकि हाईवे पे यू टर्न नहीं होते ना, तो ऐसा मतलब उसने गाड़ी बैक करने के लिए इनके यार्ड को यूज करा। एंड अनदर टू आस्क, भाई एक और रुक गया था, द वे वेयर इट वॉज बाउंड, और दूसरा क्यों रुका था, रास्ता पूछने के लिए आगे का, जैसे हम लोग भी पूछते हैं रोड साइड स्टैंड के लोगों से। एंड अनदर टू आस्क, अब एक और रुक गया था, क्या पूछ रहा था वो, दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, क्या कहता है वो कि आपके पास गैस है क्या, रोड साइड स्टैंड के लोगों से पूछ रहा है कि तुम्हारे पास गैस है। अब इस बात पे हमारे पोएट को गुस्सा आ जाते हैं, वो कहते हैं दे कुडंट, शर्म नहीं आ रही, इतना सा स्टैंड उन्होंने लगा रखा है, इन पे पेट्रोल होगा, दे हैड नन, डिडंट इट सी, दिखाई नहीं दे रहा आपको नहीं है उनके पास गैस, क्यों उनको रोक के आप तंग कर रहे हो, ऐसे हमारे पोएट कहते हैं। नो इन कंट्री मनी, कंट्री मनी मतलब क्या है, विलेज वाला मनी, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, जो उनको उससे प्रॉफिट हो रहा है, द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, रिक्वेस्टेड लिफ्ट, रिक्वेस्टेड मतलब रिक्वायर्ड, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट मतलब लाइफ को बढ़ाना, हैज नेवर बीन फाउंड, तो उससे वो अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पा रहे, गाँव वाले जो कमाई कर रहे हैं उससे लाइफ अच्छी नहीं जी जा सकती है, ये हमारे पोएट ने कहा। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही चीज वॉइस ऑफ कंट्री मतलब विलेजर्स कंप्लेन करें कि यहाँ हमारी कमाई नहीं हो रही है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसलिए हमें शहर का पैसा चाहिए, इसलिए हमने रोड साइड स्टैंड खोला है। अब भाई बहुत हद हो गई, पोएट हो गया बहुत ज्यादा परेशान। वो कहते हैं आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कह रहे मुझे तो अच्छा लग रहा है, कितनी बड़ी रिलीफ होगी, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, इन लोगों का एक बार ही सारा दर्द खत्म कर दो। दर्द खत्म कैसे होगा, वो कह रहे हैं इनको मार दो, लिटरली पोएट ने कहा कि इन सब लोगों को मार दो, गरीब लोगों को, जी के तो ये कुछ कर ही नहीं रहे, परेशान है, तो भाई इनको मार दो आप, ठीक है, इनको डेथ कर दो, ठीक है। एंड फिर वो कहते हैं एंड देन द नेक्स्ट डे एज आई केम बैक टू सेन, कह रहे अगले दिन फिर मैंने इस बात पे दोबारा सोचा, एंड आई केम बैक टू सेन, सेन मतलब
अपना दिमाग में वापस आए। इनसेन मतलब पता है, इनसेन मतलब होता है पागलों वाली बातें करना। कह रहे फिर मैंने ध्यान लगा के दोबारा सोचा और मैंने अक्लमंदी की बात की। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। वो कहते हैं अगर मैंने सोचा अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो कि मेरी लाइफ बुरी हो और कोई तुम लोग मुझे आके बोलो कि चलो मैं तुम्हें मार देता हूँ, जी के क्या ही करोगे, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो पोएट ने यहाँ पे पोएम को खत्म कर दिया कि भाई ये गरीब लोगों की लाइफ में पेन है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना इन्हें मार दो, जिंदा जला दो या मार दो। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो मैंने अजीब बात बोली है, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करेगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इनका सॉल्यूशन क्या है कि हम रुक के इनसे कुछ खरीद ले। यहाँ पे ये पोएम होती है हमारी एंड। ठीक है, तो काफी लेंदी पोएम है हमारी, बट पोएम का मीनिंग एक ही है कि जो बुरा फील कर रहे हैं विलेज के लोग कि भाई उनसे कोई कुछ खरीद नहीं रहा, जो वो ज्यादा कमाई नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, तो कोई उनसे जो है कुछ उनकी हेल्प की जाए। और पॉलिटिशियन जो झूठे वादे करते हैं, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो पोएम एक बार आप दोबारा सुन लो। और इस पोएम के मैंने बहुत ही सिंपल से नोट्स बना दिए हैं, जहां से अगर आपने एक बार इस पोएम को पढ़ लिया तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। नोट्स का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, मेरे चैनल की कम्युनिटी पे अपलोड हो चुके हैं। एक बार बस उसको रीड कर लेना, ये पोएम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके नोट्स को एक बार रीड कर लो और बाकी जितनी भी पोएम्स हैं उनको भी पढ़ लो। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट। आई एम सिमरन जहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की आखिरी पोएम, जिसका नाम है ऑन जेनिफर्स टाइगर। इसके बाद हम सारी पोएम्स कंप्लीट कर चुके होंगे। अब आप लोगों ने पहली पोएम्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट से जाके बाकी पोएम्स भी पढ़ लेना। इस पोएम का नाम है ऑन जेनिफर्स टाइगर। अब ऐसा नहीं है कि कोई ऑन जेनिफर है और उनका जू है और उसमें टाइगर रहते हैं, नो। ये जो पोएम है ये एक फेमिनिस्ट पोएम है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से ही बन के आते हैं। हमें लगता है कि छोटी सी पोएम है, क्या ही इंपॉर्टेंट होगी, बट नहीं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। तो चलो आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे और इसी के साथ फ्लेमिंगो बुक भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने सारे चैप्टर्स भी पढ़ा दिए और आज पोएम भी कंप्लीट। तो पोएम की राइटर है हमारी, या पोएट कहो आप, एंड्रीन रिच। पोएट कौन है? एंड्रीन रिच। तो इनके नाम की स्पेलिंग जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट स्पेलिंग है और हम भूल भी जाते हैं। तो हर बच्चे ने कमेंट करना है एंड्रीन रिच, ठीक है। ऑन जेनिफर टाइगर की पोएट ही है। ये एक फेमिनिस्ट पोएट है, इनके बारे में याद रखो। ये जो भी पोएम लिखती है उसमें औरतों की आवाज को उठाती है कि उनके साथ जो गलत होता है, जो उनको फ्रीडम नहीं मिलता, इससे रिलेटेड ये पोएम लिखती है। एंड ये पोएम जो ऑन जेनिफर टाइगर है एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स मतलब होते हैं रोक टोक ऑफ अ मैरिड वुमेन की लाइफ की। मैरिड लाइफ में जो औरतों के ऊपर रोक टोक लगाई जाती है, जो वो बुरी चीजें फेस करती है, इससे रिलेटेड ये पोएम है। और यहाँ पे हमारी मैरिड वुमेन कौन है? ऑन जेनिफर। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ऑन जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। अब ऑन जेनिफर एक लेडी है बूढ़ी सी, ठीक है। वो क्या कर रही हैं? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं सफ़ेद कपड़े के ऊपर। यहाँ पे एनसीईआरटी में वैसे फोटो तो दी नहीं होती, बट इससे आप समझ लो एम्ब्रॉयडरी करते हुए आपने देखा एक ऐसा लकड़ी का गोला सा होता है, उस पर कपड़ा फिक्स कर दो आप और आप उससे सुई धागा लेके एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो। तो ये एम्ब्रॉयडरी करके उस पर क्या बना रही हैं? एक टाइगर बना रही हैं। टाइगर क्यों बना रही है? क्योंकि ये टाइगर की तरह फ्रीडम चाहती हैं। जैसे वो जंगल में घूमता है, मजे करता है, और टाइगर जैसे किसी से नहीं डरता ना, ये भी टाइगर की तरह रहना चाहती है, बट रह नहीं पा रही हैं। तो ऑन जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। प्रांस मतलब होते हैं प्राउडली चलना। वर्ड मीनिंग की आप टेंशन मत लो, मैं अभी आपको पूरा पोएम समझा रही हूँ, कमेंट सेक्शन से वर्ड मीनिंग पढ़ते रहना। तो ऑन जेनिफर टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन मतलब क्या है? वो जो व्हाइट कपड़ा है उसको हम स्क्रीन कह रहे हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और वो कैसे लग रहे हैं उनके जो टाइगर्स है? ब्राइट, चमकते हुए। टोपैज होता है येलो कलर का क्रिस्टल, पत्थर होता है, ये बिल्कुल वैसे येलो कलर के ब्राइट ब्राइट है। वो कहाँ रहते हैं? वो डेनिजन। डेनिजन मतलब है रहने वाले। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब क्या हुआ? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के रहने वाले टाइगर्स चमकते चमकते वो बनाती हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और उन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता मैन बीनीथ द ट्री से। मैन बीनीथ द ट्री कौन है? हंटर्स। अब टाइगर को अगर हंटर हंट करने जाता है, शिकारी, वो उससे नहीं डरता, वो उसको मार देगा, उसे पता है, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रही है कि वो आदमी लोगों से नहीं डरता टाइगर, बट हमारी जो ऑन जेनिफर है वो मेल सोसाइटी से डरती है, वो अपने हस्बैंड से डरती हैं, ठीक है। ऐसी औरतों को कई बार मेल सोसाइटी से डर के रहना पड़ता है, ठीक है। दे पेस। पेस मतलब ये होता है चलना। इन स्लीक। स्लीक मतलब होता है स्मूथली, ठीक है, स्मूथली चलते हैं। शिवलिरिक। शिवलिरिक मतलब होता है करेजियस, बिल्कुल बिना किसी से डरे। सर्टेनिटी मतलब होता है एक बिल्कुल सर्टेन, अपने दिमाग के साथ बिना डरे चल रहे हैं वो। तो ये सब वर्ड मीनिंग मैं लिख दूंगी पिंड कमेंट के अंदर। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं टाइगर तो अपने मजे से बिल्कुल ही प्राउडली एक फोकस के साथ बिना किसी से डरे चल रहे हैं उनकी उस स्क्रीन के ऊपर। तो टाइगर उन्होंने कैसे बनाए? बिना डरे हुए।
अब हम आंटी के बारे में पढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब आंट जेनिफर जब ये कढ़ाई कर रही हैं तो उनके फिंगर फ्लटर मतलब क्या है, कांप रही हैं। थ्रू हर वूल, वूल मतलब जिससे वो ड्रॉ कर रही है ना उसको, टाइगर को, वो धागा जब वो ड्रॉ कर रही है तो उनकी उंगलियां कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और ऐसे कांप रही है कि जैसे कि वो जो आइवरी नीडल है, आइवरी होता है एक मटेरियल, उसकी जो वो सुई है क्या वो इतनी भारी है कि उनसे वो सुई खींची नहीं जा रही है। अब भाई सुई कितनी भी भारी हो ऐसा तो नहीं आपके हाथ से खींचेगी नहीं, उनकी उंगलियां इसलिए कांप रही है क्योंकि वो डरी भी रहती हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब हमें रीजन बताया गया आंटी की उंगलियां कांप क्यों रही हैं। द मासिव, मासिव मतलब बहुत बड़ा, वेट मतलब भार, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड मतलब होता है एंगेजमेंट की रिंग, सिट्स हेविली, बैठी हुई है हेविली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड। अब क्या अंकल ने भाई 200-300 किलो का डायमंड पहना दिया था उनको, क्या हाथ पे दर्द हो गया, हाथ कांप रहा है? नहीं, यहाँ पे उनका एंगेजमेंट रिंग कोई बहुत बड़ी नहीं है, इस वजह से उनके हाथ नहीं कांप रहे हैं। हाथ इसलिए कांप रहे हैं क्योंकि एंगेजमेंट के बाद और शादी के बाद में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आई और जो ट्रॉमाज उन्हें मिले अपनी शादी के अंदर, इस वजह से उनके हाथ कांप रहे हैं। अब इसे समझ में आ गया कि जो है उन्होंने बैड रिलेशनशिप में जो वो हैं, बैड फेज में जो हैं, वो जो उनको शादी के बाद खुशी नहीं मिली, जो उनको ट्रॉमा अंकल दे रहे हैं, उस वजह से उनके हाथ कांप रहे हैं। तो इस पे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं वेडिंग बैंड वाले क्वेश्चन से, तो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में उसे पढ़ लेंगे। अब आगे क्या होता है, व्हेन आंट इज डेड। अब वो कह रहे हैं जब आंट मर भी जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। तो जब उन मर जाएंगी तो उनके हैंड्स कैसे होंगे, हैंड्स भी टेरिफाइड होंगे। अब क्या हुआ, हैंड तो हैंड होती है ना, हाथ थोड़ी डरे हुए होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने पोएटिक डिवाइस यूज करा, ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या हुआ, हाथों की क्वालिटी बता दी, उनके हाथ भी कैसे लगेंगे, डरे हुए, टेरिफाइड लगेंगे। विल लाई, लाई मतलब ऐसे ही पड़े हुए हाथ भी देखोगे ना उनकी डेड बॉडी की तो वो दिखेगा कि ये इंसान अपनी लाइफ टाइम के अंदर बहुत डरा हुआ रहा होगा। स्टिल रिंग्ड विद द ऑर्डियल शी वॉज मास्टर्ड बाय, और तब भी वो अंगूठी उनके हाथ के ऊपर होगी उन ऑर्डियल से, ऑर्डियल मतलब होता है बुरे वक्त से, शी वॉज मास्टर्ड बाय, जो उनको मास्टर करता था। कौन, अंकल करते थे ना। जब मर जाएंगी तो भी वेडिंग बैंड हाथ में ही होगा, कल को उनकी जो वो टूम बन जाएगी, कब्र बन जाएगी, उसमें भी अंकल के बराबर में होगी, लिखा होगा वाइफ ऑफ। तो अंकल से उनका पीछा कभी नहीं छूटेगा, अपनी मैरिड लाइफ में जो ट्रॉमा उन्होंने देखा है उससे उनका पीछा कभी नहीं छूटेगा, वो उनके साथ उनकी डेथ तक जाएगा। तो यहाँ पे पोइट ने भी कह दिया कि इनके पास कोई निकलने का तरीका नहीं है, इसी ट्रॉमा में, इसी नेगेटिव लाइफ में हमारे आंट जेनिफर की डेथ भी हो जाएगी। बट फिर भी द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, बट वो जो टाइगर इन्होंने बनाए हैं हमारी आंटी ने, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो तो चलते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो आंट तो शायद कभी भी अपना लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाए, बट उनके जो टाइगर है, उनकी जो आर्ट है वो हमेशा जिंदा रहेगी, बिल्कुल प्राउड एंड अनअफ्रेड, जैसी वो खुद से थी। वो ड्रॉ क्या कर रही थी, जैसी वो खुद से थी और बनना चाहती थी। विद दिस ये सिंपल सी पोएम हमारी कंप्लीट होती है, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पोएम मैं कह सकती हूँ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि यहाँ से एक्सट्रैक्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आंट जेनिफर्स टाइगर में से। तो ये पोएम को हमने पढ़ लिया, एक बार आप वर्ड मीनिंग पढ़ लो। यहाँ पोएम और फ्लेमिंगो बुक हमारी कंप्लीट होती है। क्वेश्चन आंसर सीरीज में से इसके क्वेश्चन पढ़ लेना, और मैंने नोट्स भी अपलोड कर दी है अपनी कम्युनिटी के ऊपर यूट्यूब की, वहां से जाके इसकी समरी और पोएटिक डिवाइसेस एक बार पढ़ लो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जहां हम विस्तार पढ़नी शुरू करेंगे। बाय बाय।